नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और पेट के एग्जाम के लिए विज्ञान के जो विषय हैं उनके हम प्रश्न की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले अभी तक जो हमने प्रश्न देखे थे, साइड में आई बटन में पिछले 30 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आज के हमारे उसी चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसी के आगे के 30 प्रश्न हम देखेंगे। इसमें 61 नंबर प्रश्न से लेकर 90 तक हम प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 61 से। प्रश्न आपका है 61 कि विद्युत केतली में पानी जो है वो गर्म होता है, चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण या फिर सभी। चार ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी संवहन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले के जो हमने प्रश्न देखे थे उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ये जो चालन, संवहन, विकिरण, ये जो देखे हैं आपने तीनों, ये ऊष्मा के संचरण की विधियां जो है वो होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो है वो कहते हैं। तो ऊष्मा के संचरण की टोटल 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और आपका विकिरण। 62 प्रश्न देखते हैं कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से जो है वो आती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। संवहन, विकिरण या फिर संनयन, ताप विनिमय। बताना है आपको कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। डायरेक्ट भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सूर्य की ऊष्मा जो है वो इनमें से किस माध्यम से जो है पृथ्वी पर पहुंचती है। मतलब सेम प्रश्न है, अलग अलग पूछने का तरीका होता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो विकिरण के माध्यम से जो है वो पहुंचती हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये रिपीट जो है वो बहुत होता है। 63 प्रश्न कह रहा है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आपका आवश्यक नहीं है। चालन, संवहन, विकिरण या फिर इनमें से सभी। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। कह रहा है कि किस माध्यम की इनमें से आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो विकिरण ही आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी विकिरण से हमने देखा भी सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर जो है वो पहुंचती है। अगला है ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, वो कौन सी इनमें से होगी। चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में आपको बताना है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं उसे हम कहते हैं विकिरण। तो विकिरण आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। 65 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। जल, पारा, लकड़ी या फिर चमड़ा। इन चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऊष्मा जो है, हीट, उसका सर्वोत्तम चालक जो है इनमें से कौन सा होगा। जल, पारा, लकड़ी या फिर चमड़ा में से। आंसर की बात करते हैं तो आपका पारा जो है सबसे अच्छा चालक होता है ऊष्मा का। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक आपसे यहाँ पर पूछा गया है। लकड़ी में तो आप कहेंगे ही नहीं, एक अचालक के रूप में कार्य करता है। इसीलिए देखिए जो बर्तन वगैरह है उसके जो हैंडल होते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं। 66 प्रश्न कह रहा है कि चांदी जो है उसकी ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा इनमें से जो है वो क्या होती है। तो ये केवल लकड़ी के ही नहीं होते, अलग अलग टाइप के भी होते हैं, पर लकड़ी भी उसमें ही एक फॉर्म में जो है वो आ जाती है क्योंकि ऑप्शन में दे रखा था। तो इन चारों ऑप्शन में बताइए कि चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप कहेंगे अधिक जो है वो होती है चांदी की ऊष्मीय चालकता, अगर तांबे की ऊष्मीय चालकता जो है उससे कंपैरिजन किया जाए। 67 प्रश्न कह रहा है कि बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है दाब के, पौधों में वृद्धि के, ऊष्मीय विकिरण के या फिर वायु की गति के। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति जो है वो है, इनमें से होगा कौन सा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन ऊष्मीय विकिरण जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 68 प्रश्न कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएंगे तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, इसका जो है वो क्या रीजन होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए
आपने स्वयं से भी अनुभव किया होगा कि ठंड के दिनों में अगर कोई लोहे की चीज आप छू रहे हैं और उसी के कंपैरिजन में लकड़ी की कोई चीज छू रहे हैं तो लोहे का जो गुटका होता है वो ठंडा लगता है। क्या रीजन होता है? लोहे के गुटके का टेम्परेचर लकड़ी के गुटके से कम होता है, या फिर ऊष्मा का अच्छा चालक है, या फिर खराब चालक है, या फिर लोहे का जो गुटका है वो लकड़ी से भारी होता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? उत्तर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि लकड़ी के अगर कंपैरिजन में बात करें तो लोहा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। यही कारण होता है कि लोहा जो है वो आपको ठंडा जो है वो लगता है। 69 प्रश्न आपका है कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है। हिम शीतित का मतलब है, देखते हैं ना ऊपर वाली जो लेयर होती है वो बर्फ जम जाती है, पूरा पानी एक साथ नहीं जमता है। ऊपर वाली लेयर जो है वो जमती है, फिर नीचे वाला जो पानी होता है वो पानी होता है। अगर ऊपर वाली लेयर को तोड़ेंगे तो नीचे आपको पानी मिलता है। तो वही कह रहा है, या आपने फ्रिज में भी जमाई होगी कभी बर्फ, तो आप क्या देखेंगे, जो ऊपर वाली लेयर होती है पहले वो जमती है, फिर धीरे धीरे नीचे का पानी। तो वही कह रहा है कि कड़े जाड़े में झील की जो सतह होती है वो हिमशीतित रहती, किंतु जो उसका तल होता है, उसका जो नीचे वाला होता है हिस्सा, उसमें जल द्रव अवस्था में ही बना रहता है। ये किस कारण से जो है वो होता है? बताइए। बर्फ ऊष्मा की कुचालक है, या फिर झील की सतह और वायु का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, या फिर जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, या फिर इस संदर्भ में इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप कहेंगे कि जल की जो सघनता होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है घनत्व के संदर्भ में। ये प्रश्न इससे पहले मैंने पूछा भी था और आपको आंसर भी मैंने जो है वो बता दिया था। अगला प्रश्न आपका है कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर जो कमरे की जो हवा होगी वो गर्म होगी, ठंडी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है, ये चीज तो आपने स्वयं से अनुभव भी किया होगा। जैसे कूलर वगैरह होता है, आप क्या करिए, उसको एक खिड़की के बाहर एक खुले स्थान पर रख के उसको फेस करिए कमरे की साइड, या फिर उसको कमरे के अंदर ही रखिए। तो दोनों में आप क्या देखते हैं कि कमरे के जब आप अंदर रखते हैं तो वो और ज्यादा गर्म होता है। तो वही है यहाँ भी, ये एक टेबल पंखे को अगर बंद कमरे में आप चलाएंगे तो कमरे की जो हवा होगी वो गर्म होगी, ना कि ठंडी होगी, क्योंकि वो पीछे से ही तो हवा खींचकर जो है वो फेंकता है। तो आपका ऑप्शन ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। 71 प्रश्न देखते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो सभी लोग कर दीजिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस कराते रहें। 71 प्रश्न कह रहा है कि कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप तक ठंडा हो जाएगा, या कमरा रेफ्रिजरेटर जो है उसके अंदर से भी अधिक ताप तक ठंडा हो जाएगा, या कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, या फिर जो कमरा है उसमें वायु का जो टेम्परेचर है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, मन में कभी आपने बचपन में हो सकता हो सोचा भी हो कि ऐसा करें ना कि फ्रिज के अंदर ठंडी होती है और फ्रिज का दरवाजा खोल दें और कमरा भी ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो कमरा अपोजिट इसके धीरे 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 गर्म हो जाएगा। इस चीज को और ज्यादा बेहतर तरीके से आपने देखा होगा, जैसे बोतल होती है, फ्रिज से जब आप बाहर निकालते हैं तो उसके बाहर छोटी छोटी बूंदे जो है वो आ जाती हैं पानी की। एसी से भी इस चीज को आप समझ सकते हैं, जिसमें अपोजिट में जो है आपका वायु फेंकने वाला बाहर की ओर कंप्रेसर जो है वो लगा रहता है। 72 प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता जो है उस पर क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है? कम होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, विद्युत चालकता कम होनी चाहिए, या फिर घनत्व अधिक होना चाहिए? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो चालकता या ताप चालकता जो है वो कम होनी चाहिए। ये आपका सही हो जाएगा। 73 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी, या फिर आश्वित पानी? बताइए इनमें से कि कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा जो है वो सुचालक है? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो समुद्र का पानी आपका ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है, और समुद्र का पानी खारा पानी भी होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण जो है वो क्या कहलाता है? चालन कहलाता है, संवहन कहलाता है, विकिरण कहलाता है, या फिर प्रकीर्णन कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण जो है वो क्या कहलाता है?
आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका आंसर ऑप्शन बी वाला यानी कि संवहन जो है वो सही हो जाएगा। ऊष्मा का संप्रेषण जो है वो संवहन जो है वो कहलाता है। 75 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर या फिर बेंजीन। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक आपको बताना है, इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। अभी मैंने ये प्रश्न कराया भी था ऊपर, अगर आपने ध्यान से चीजों को पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, आसानी से आप टिक कर लेंगे। तो मैंने अभी बताया था पारा जो है आपका होता है, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक आपका पारा जो है वो हो जाएगा। 76 प्रश्न कह रहा है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। सोलर कुकर जो है उसको गर्म करने का कार्य कौन सी इनमें से किरण करेंगी? पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें किरणें या फिर कॉस्मिक किरण या फिर प्रकाशीय किरण। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो पराबैंगनी तो कभी नहीं सही होगा, ये तो डायरेक्ट काट सकते हैं। इन तीनों में से अगर बात करें तो अवरक्त किरण जो है वो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पहले ही मैंने कहा है कि ऑप्शन को अगर आप काट लेंगे तो आंसर तक पहुंचने में आपको आसानी होगी। 77 प्रश्न कह रहा है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, इसका क्या रीजन होता है? ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, या फिर शरीर की जो ऊष्मा होती है उसको बाहर जाने से रोकते हैं। अच्छा प्रश्न है, बताइए कि क्या जो कपड़े होते हैं वो हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं? तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी, कपड़ों में कोई हीटर तो लगा नहीं है, तो ए ऑप्शन तो कतई नहीं होगा। ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऐसा कोई विशेष तो चीज लगी नहीं होती है, तो आपका बी ऑप्शन भी जो है वो नहीं होगा। वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, ऐसा करते हैं। शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, ऐसा भी करते हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में कौन सा ज्यादा सही होगा, ये जो है आप बताइए। तो आंसर की बात करते हैं इन दोनों ऑप्शन में, तो डी वाला आपका बिल्कुल सही होगा कि जो शरीर की ऊष्मा होती है, अपना शरीर का भी तो एक टेम्परेचर होता है, उसको बाहर जाने से रोकता है, और यही कारण है कि शीतकाल में कपड़े हमें जो है वो गर्म जो है वो रखते हैं। 78 प्रश्न कह रहा है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन जो है निम्न में से कौन सा सबसे उचित जो है वो है? बताइए। धूप से बचने के लिए ऐसा ना हो कि जो छाता लगाए हैं वो भी और ज्यादा जो धूप है उसकी वजह से गर्म हो जाए, तो उल्टा ही आपको और गर्मी लगे। तो वही लिखा है कि कौन सा रंग संयोजन जो है वो धूप से बचने के लिए छाते में रंग जो है वो होना चाहिए। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपने अधिकतर देखा भी होगा, सुना भी होगा, जो काला रंग होता है वो क्या करता है, जो हीट होती है, उष्मा होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर गर्मियों में आप काले कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, आप और ज़्यादा गर्मी का अनुभव करेंगे। तो अगर इस टाइप से छाता है आपका और ऊपर वाला भाग आपका क्या है, इसमें ये वाला भाग अगर काला है तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। तो ऊपर काला वाला ऑप्शन जो है वो कट जाएगा, ऊपर व नीचे दोनों काला भी कट जाएगा, ऊपर व नीचे दोनों सफेद भी हो सकता है, ऊपर सफेद नीचे काला, बस बी वाला ऑप्शन सही होगा। ऊपर जो है वो सफेद रंग होगा ताकि जो धूप है वो एब्जॉर्ब ना हो, और नीचे वाला जो है काला होगा, तो इस टाइप से आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। 79 प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले जो व्यक्ति हैं उनकी तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं, कम गर्मी महसूस करते हैं, समान गर्मी महसूस करते हैं, गर्मी महसूस ही नहीं करते हैं? बताइए चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो अफ्रीका के काली त्वचा वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आपके अधिक गर्मी महसूस करते हैं, कंपैरिजन अगर किया जाए ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों से। तो आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। 80 नंबर प्रश्न है कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का होता है, इसका क्या रीजन होता है? सूरज की किरणें सुबह के समय धीरे चलती हैं, या फिर सुबह के समय सूरज ठंडा होता है, या सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूर होती है, या फिर सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है? तो इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आप कहेंगे सुबह के समय जो सूरज की किरणें होती हैं उनको अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, यही आपका रीजन जो है वो हो जाएगा। 81 प्रश्न कह रहा है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अपने पास पहुंचने वाले जो सभी प्रकाश है उसको अवशोषित करते हैं, परावर्तित करते हैं, प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं, या फिर सूरज का जो प्रकाश है उसको पूर्णतः शीतल कर देते हैं? तो
इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अभी मैंने बताया भी था कि जो छाता होता है उसका ऊपर का जो बाहरी वाला आवरण होता है जहाँ पर धूप पड़ रही होती है वो सफेद रंग का आप रखेंगे और नीचे वाला काला रखेंगे। तो उसको सफेद रंग का रखने का रीजन ही क्या था कि वो जो ऊष्मा है उसको अवशोषित ना करे बल्कि उल्टा परावर्तित करे। और वही चीज यहाँ पर श्वेत रंग को ही लेकर पूछा भी गया है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल इसलिए होंगे क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे परावर्तित करते हैं। तो यही बी वाला आपका सही हो जाएगा। 82 प्रश्न कह रहा है ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे शोषक होते हैं, अच्छे वितरक होते हैं, भारी होते हैं या अच्छे रोधक होते हैं। आपने भी देखा होगा कि ऊनी कपड़े जो होते हैं वो सूती वस्त्रों की अपेक्षा बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, इसलिए स्वेटर वगैरह सब ऊन के ही होते हैं। टोपा आप लगाते हैं ऊन का होता है। वही पूछा गया है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला किताब जो है उसके अच्छे रोधक होते हैं, ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 प्रश्न कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, इसका क्या रीजन होता है। ये सब प्रश्न अलग अलग पेपर में बहुत रिपीट होते हैं। अच्छा प्रश्न है बहुत। बताइए कि आपने भी देखा होगा अगर उबलते हुए जल में आपकी उंगली पड़ जाए तो वो जलना एक होता है, और अगर आप भाप से जल जाएं तो भाप से अगर आप जलेंगे तो बहुत ज्यादा आपको कष्ट भी होगा, छाले पड़ जाएंगे, इस टाइप से चीजें हो सकती हैं। तो ये रीजन क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, भाप में गुप्त ताप कह सकते हैं या गुप्त ऊष्मा कह सकते हैं होती है, यही आपका रीजन जो है वो होता है। 84 प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता की अपेक्षा एक ऐसे स्टील के ग्लास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती हैं जो भरा हो, गर्म दूध से, गर्म जल से, ठंडे जल से या सामान्य जल से। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के ग्लास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती हैं जो आपका भरा हो ठंडे जल से। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 प्रश्न है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये नियम जो है वो किसने दिया था। किरचॉफ का नियम है, स्टीफन का नियम है या फिर न्यूटन का शीतलन नियम है या फिर उष्मागतिकी का नियम है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो कौन सा सही होगा आपका ऑप्शन पहला वाला किरचॉफ लॉ, आपका किरचॉफ का नियम जो है वो सही हो जाएगा कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। ये किरचॉफ ने जो है वो ये नियम दिया था। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण काफी है आपका। अगला देखते हैं आपका 86 प्रश्न कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, ये आपका नियम जो है वो इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका स्टीफन का नियम है ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि जो लेवल है आपके पेपर का वो काफी हाई रखा गया है, तो ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये जो आपने अभी ऊपर कथन पढ़ा इसी को नीचे देखिए पूछा भी गया है, स्टीफन का जो विकिरण नियम है वो इनमें से कौन सा है। तो अभी हमने देखा लिखा था ना कि उसके चतुर्थ घात के, तो देखिए ये वाला ऑप्शन में चतुर्थ घात है नहीं, इसमें भी है नहीं, बचाइए बचाइए। अब यहाँ पर क्या लिखा है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती होता है मतलब जो भी चीज लिखी है वो उसके इक्वल लिखी है, जैसे ई इधर है तो उसके ही बराबर में लिखा होगा, वो वैल्यू अनुक्रमानुपाती होती है। अगर यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती लिखा होता तो वो चीज बटे में आ जाती, जैसे यहाँ पर है। तो अनुक्रमानुपाती यानी आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही होगा। तो ई अनुक्रमानुपाती टी की पावर 4, तो उसका लिखा है ना परम ताप मतलब टी से दर्शाया गया टेम्परेचर के सेंस में। तो परम ताप के चतुर्थ घात जो है वो उसके अनुक्रमानुपाती जो है वो होती है। तो ये आपका सूत्र भी ध्यान रखिएगा।
अगला कह रहा है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की जो दर होती है वो वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये नियम जो है वो किसने दिया? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो न्यूटन जो है उसका शीतलन नियम जो है वो सही हो जाएगा। ठंडे और गर्म की होने की बात की गई है और नाम में भी शीतलन नियम है, तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं 89 प्रश्न की न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में बहुत जो अंतर है बहुत ज्यादा ना हो या बहुत ज्यादा हो, या टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में बताना है आपको कि न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो लागू तब होता है जब। आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा कि ताप में अंतर जब बहुत ज्यादा ना हो तभी जो है ये लागू होता है न्यूटन का शीतलन नियम। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो लास्ट में पूछेंगे। प्रश्न आपका है कि गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लेगा 10 मिनट, उससे कम समय, उससे अधिक समय, या फिर निश्चित ही नहीं है। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और जितने भी विज्ञान से संबंधित छात्र हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि और लोग भी प्रैक्टिस प्रश्नों किसी प्रकार करते रहें। लाइव टाइमिंग है दो आपकी, एक 3 बजे है दोपहर की और एक शाम के 8 बजे है। आंसर की चलिए बात कर लेते हैं इनमें से। तो अगर ठंडा होने में 10 मिनट लगता है 90 से 80 डिग्री, तो 80 से 70 होने में 10 मिनट से अधिक का समय लगेगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही वाला प्रश्न मैंने पूछा भी था पिछले वाले वीडियो में, कहा था आंसर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका देंगे, तो 10 मिनट से अधिक का समय जो है वो लगेगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। बताइए, समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में, या फिर माउंट एवरेस्ट पर। इस प्रकार से चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में, या फिर माउंट एवरेस्ट पर। इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। 30 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर भी देख सकते हैं। करंट अफेयर वाली जो प्लेलिस्ट है वो भी अलग से बनी हुई है, वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो हम मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।